लास्ट क्लास में लोकस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? मिसलेनियस कर लिया आप सबने? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गौरव मिसलेनियस का 8th क्वेश्चन, ओके। बाकी सब कर लिया आप सबने? गुड आफ्टरनून वंशिका। मिसलेनियस का 8th, ओके। बाकी के बच्चे 8 से पहले तो और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आ जाओ सब फटाफट पहले क्लास ज्वाइन करो। गुड आफ्टरनून अनीश। रोहित गुड आफ्टरनून। आ जाइए आप सारे, क्लास ज्वाइन करो सारे। गौरव ने मुझे मिसलेनियस का 8th पूछा है, इसके पहले भी किसी को कोई प्रॉब्लम है? टेल मी। चैप्टर लोकस मिसलेनियस एक्सरसाइज, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रन। बनाया या नहीं आप लोगों ने? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्या बात है? चलो गौरव, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर देती हूँ। चलो सॉरी ने सारा बना लिया है, वेरी गुड। गौरव मैं ये क्वेश्चन बताकर गई थी लास्ट क्लास में, ठीक है ना? कनिका सॉरी, वेरी गुड बेटा। राइट द लोकस ऑफ द एंड ऑफ द पेंडुलम ऑफ क्लॉक। पेंडुलम समझते हो ना आप लोग? घड़ी की जैसे बहुत सारी घड़ियों में भी पेंडुलम होती है, या सिंपल जो पेंडुलम होता है वो, है ना? तो ये पेंडुलम जो होता है बेटा इस तरह का होता है, देखो ये है पेंडुलम। और ये इधर एक मैथ फिजिक्स में भी आप लोगों ने किया होगा, किया है ना आप लोगों ने फिजिक्स में भी? पीरियोडिक मोशन, ये इसकी मीन पोजीशन है। एक बार एक्सट्रीम लेफ्ट जाती है और एक बार एक्सट्रीम राइट जाती है, ठीक है ना? दिस इज द पोजीशन ऑफ पेंडुलम। हमें बताना है लोकस, तो ये क्या है? ये जो इस तरह से चल रहा है ये क्या है? आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है ना? सो लोकस ऑफ एंड ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक का लोकस क्या होगा? लिखेंगे द लोकस ऑफ द एंड ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक विल बी एन आर्क ऑफ ए सर्कल। हो गया? एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? टेल मी चिल्ड्रन फास्ट। ओके, तो मैं समझ लू नो रिस्पॉन्स मीन्स सबने सब कुछ कर लिया है। अब ना चिल्ड्रन आज मैं चैप्टर 4 स्टार्ट कर रही हूँ, लीनियर इक्वेशन। एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे ग्राफ का आता है ना? तो इनइक्वलिटीज तो आपके हट गया है सिलेबस से, तो इनइक्वलिटीज तो अपने को करना नहीं है ना चिल्ड्रन? इनइक्वलिटीज तो डिलीट हो गया है ना आपका? गुड आफ्टरनून नरेंद्र। चिल्ड्रन टेल मी, इनइक्वलिटीज तो आपके हट गए हैं, सिर्फ हमें लीनियर इक्वेशन करना है, जो मैं आपको करवा रही हूँ, जो ऑलरेडी मैं आपको 9th में करवा भी चुकी हूँ। कुछ चीजें और है यहाँ पर जो मैं आपको रिपीट करूंगी, आप समझना है यहाँ पर। चैप्टर 4 नहीं हुआ था ना? क्या हुआ बच्चों, सो रहे हो क्या? लास्ट क्लास में नींद आने लग जाती है आप सबको? चैप्टर 4 अपना नहीं हुआ है ना चिल्ड्रन? इसके अलावा एक सिर्फ कंस्ट्रक्शन और बच रहा है ना? टेल मी। ओके, अब देखो यहाँ पे चिल्ड्रन, ये है लीनियर इक्वेशन। मैं इनइक्वलिटीज पर बात ही नहीं करूंगी, ठीक है ना? तो ये हमारा चैप्टर 4 एंड दिस इज विजिबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
ठीक है, पहले तो एक बार वापस से रिकॉल कर लें क्या होता है लीनियर इक्वेशन और क्या होता है टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन बच्चों, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री या पावर ऑलवेज वन होनी चाहिए। when the degree or power of variable is one, the equation is known as linear equation। क्वाड्रेटिक तो आपने पढ़ रखा है कि अगर हमारे वेरिएबल की पावर टू है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। एक मिनट चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना टू वेरिएबल्स है बच्चों, तो टू वेरिएबल्स हैं तो जैसे सपोज करो हम लेते हैं ए एक्स, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन लेते हैं बच्चों ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। सी एयर सॉल्यूशन के लिए मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए बेटा। अगर सिंगल वेरिएबल है जैसे ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, देन यू हैव फाइंड आउट द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ओनली वन इक्वेशन। व्हेन देयर आर टू वेरिएबल इक्वेशन टू सॉल्व इट। और आपको पता है ना कि लीनियर इक्वेशन, आपको याद होगा कि अगर मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना हो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपको 9th क्लास में भी बताई थी मैं। तो दो मेथड है बच्चों, एक तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, एक तो हमारे पास ग्राफिकल मेथड है और दूसरा जो है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड है ना। अलजेब्रिक मेथड के भी याद होगा तुम्हें, तीन पार्ट हम लोगों ने किया था। पहला जो पार्ट था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, 9th क्लास में सब कर रखा है हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो था हमारा सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। अब सीबीएसई वाले कोर्स में जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे ना, तो वो 9th में नहीं पढ़ेंगे, 10th में ही पढ़ेंगे। और तीसरा था हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। याद आ गया आप सबको? इस एक्सरसाइज में हमें इनके बारे में नहीं करना, हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड पर अपने को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वी हैव कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द ग्राफिकल मेथड। गुड आफ्टरनून कंचन। अब देखो यहाँ पे चिल्ड्रन, हम यहाँ पे सीख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड and second one is algebraic method. In algebraic method, we have also know about the three methods. First one is substitution method, second one is elimination method, and third one is cross multiplication method. And we have already done the algebraic method and also graphical method in class 9th. Okay. Here we have also repeat the graphical method जो हमने क्लास 9th में किया था, उसी की रिपीटेशन है। जो नया यहाँ आया था चिल्ड्रन 10th क्लास में, वो था इनइक्वलिटीज। बट इनइक्वलिटीज जो है हमारा वो डिलीट हो गया। ऐसे तो ऑलरेडी मैंने आपको पूरी बुक पढ़ा दी बच्चों, सारे डिलीटेड पार्ट भी ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। सिर्फ इस चैप्टर में मुझे बस यही इनइक्वलिटीज मिल रहा है और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में बस मुझे मिल रहा है, बाकी तो हर कुछ मैंने आपको करा दिया है, कुछ भी बचा नहीं है, आपका पूरा होल कोर्स हो गया है ना। तो अब हम इस पर अपना फोकस करेंगे ग्राफिकल मेथड पर। अब आपको ये पता हो गया चिल्ड्रन कि ये टू वेरिएबल्स है। कौन कौन से वेरिएबल है? फर्स्ट वन इज एक्स एंड सेकेंड वन इज वाई। हमें इस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बेटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, नॉट विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक मेथड। ओके, ये मैं आपको वापस एक बार रिपीट करा रही थी ताकि अगर आप भूल गए हो तो आपको याद आ जाए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस है जब हमें इसका सॉल्यूशन मिलता है, इफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स हैव ए सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूशन हो, है ना, दिस इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। इस केस में जो लाइंस होती हैं इन दिस, एक ही साथ सब समझा रही हूँ बच्चों, समझना। इन दिस केस देयर आर, लिख भी रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, देयर आर टू, एक मिनट,
there are two intersecting lines. ओके, यहाँ पे हमें दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलते हैं। और जो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं बेटा, इनको जो है ना हम कंसिस्टेंस कहते हैं। इन दिस केस द सॉल्यूशन इज नोन एज कंसिस्टेंट पेयर। ओके, दिस पेयर is called consistent pair. एक और होगा, अभी बताती हूँ। अगर सॉल्यूशन हो, एक से मतलब नहीं है, अगर सॉल्यूशन हो, इफ सॉल्यूशन, ये मतलब ये जो है ना कंसिस्टेंस की है नहीं है बेटा, ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन यूनिक का है, ठीक है ना। और दिस पेयर इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। लेकिन कंसिस्टेंस का मतलब सिर्फ सिंगल नहीं होता है। कंसिस्टेंस की डेफिनेशन होती है इफ सॉल्यूशन इज either one or any one, if solution is exists, pair is known as consistence. Pair is known as consistent pair. तो चूंकि यहाँ पर भी बेटा यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूशन तो है मेरे पास, तो सॉल्यूशन होने के कारण ये कंसिस्टेंट हो गया। कब होता है यूनिक सॉल्यूशन? जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। देखो, ए बी और सी डी दो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये जो पॉइंट है बेटा, यही इसका सॉल्यूशन है। और ये चूंकि सिर्फ एक पॉइंट है, ग्राफ पर आपको पता होता है सिर्फ एक पॉइंट होता है, यही पॉइंट हमारा एक्स वाई सॉल्यूशन होगा। और जब भी सॉल्यूशन होता है बेटा, तो उस पेयर को हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। कंसिस्टेंट में एक भी सॉल्यूशन हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकते हैं। अभी हम दूसरी की बात बाद में करेंगे। क्या है कंडीशन? बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी हम जान सकते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। इफ A1, what is A1? A1 is coefficient of x of first linear equation. If A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, ये दो चीजें मैं एक साथ आपको लिख रही हूँ। What is the condition of unique solution? If coefficient of first variable of first linear equation divided by coefficient of x of second linear equation is not equal to coefficient of second variable of first linear equation divided by coefficient of second variable of second linear equation. So if A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, in this case the solution is unique. Unique means there is one and only one solution is obtained, and this pair is known as consistent pair. Is it clear children? या वापस रिपीट करूं? सबको आ गया या समझ में, या वापस रिपीट करूं? मैं आगे तभी पढ़ूंगी जब आपको ये समझ में आ जाए। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में चैट करो बेटा। ओके, आप अगर लिख रहे हो तो डन लिख देना, ठीक है, वेरी गुड, सबको आ गया है समझ में। चिल्ड्रन अगर आप इसको कॉपी कर रहे हो तो डन लिख दो, तो मैं वापस रब करके आगे बढ़ूं। वेरी गुड, सब बच्चे समझ गए बिल्कुल अच्छे तरीके से। हमने किया है बेटा, ये 9th में भी किया है ना। सोनू, निहारिका, कनिका ने कर लिया, बच्चों रब कर दूं? ओके, अब मैं कंसिस्टेंट का ही बच्चों एक दूसरा पार्ट लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट, वो फर्स्ट था। सेकंड, इफ A1 upon A2 equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। अगर ऐसी कंडीशन मिली बेटा, पहले वाले केस में क्या था? A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। In this case यूनिक सॉल्यूशन है ना, ये यूनिक सॉल्यूशन था। अगर A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, then two lines are
कॉन्साइड्स विथ ईच अदर। कॉन्साइड्स का मतलब होता है वो एक ही लाइन पर सब आएंगे, मतलब उनके सारे पॉइंट्स जो होंगे ना बच्चों कॉमन होंगे। कॉन्साइड्स with each other and they are called consistent pair. No problem. So inconsistent two condition. First one a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, and second one a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. In this case, this is our first line. Suppose AB and CD is also lying on it, children. This means all points are common for the both lines. जैसे मैं मान लो एक लाइन ये भी लेती हूँ तो CD भी इसी के ऊपर coincides कर जाएगी. What is the meaning of coincides? All the points of the two lines are common to each other. Okay, no problem. So there are two cases for consistent. First one is unique condition and second one is coincidence. Okay. Now we have come to the third part. अब देखो ये अगर इसके इक्वल नहीं था तो बात यही खत्म हो गई, ठीक है ना, अब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन सपोज इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, then there are two situations, children. Third one, either if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, in first case c1 upon c2 is also equal, but in third case c1 upon c2 is not equal to each other. Okay, so in third case a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but both are not equal to c1 upon c2. इस केस को मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा नहीं. In this case, third one, ये पहले लिख के फिर ये लिखना. In this case, both lines are parallel to each other. अब देखो दो लाइनें बच्चों पैरेलल हो गए. पहला लाइन ये ए बी है, मैं ग्राफ में इसको नहीं बता रही, ऐसे ही समझा रही हूँ. दूसरा लाइन सी डी है. अब कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है बेटा, सो देयर आर नो सॉल्यूशन. कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया होगा जब तक इंटरसेक्ट नहीं होगा, देन वी हैव नो सॉल्यूशन. सो देयर आर नो सॉल्यूशन एंड these lines are called, वहां कंसिस्टेंट था ना बेटा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. इनकंसिस्टेंट पेयर्स. इन सब से आपको क्वेश्चंस आएंगे चिल्ड्रन. इन सब से क्वेश्चन होंगे 1 नंबर में, 2 नंबर में, कहीं भी एक आध क्वेश्चन आपको इनसे मिल सकता है. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई. मतलब ग्राफ पे देखो इस तरह से दिख रहा है आपको. 3 सिचुएशन हो गए. फर्स्ट वन ये पहला आपका, ये सेकंड, दोनों लाइनें इसी के ऊपर, और ये हमारा तीसरा. कैसे भी पैरेलल हो सकते हैं बच्चों, ऐसे भी हो सकते हैं. ये इट डजंट मैटर, बट ये पैरेलल होने चाहिए बस. दिस थर्ड वन. यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. बिल्कुल क्लियर. नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक. यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन. बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है. एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस? a1 upon a2 is not equal to b1 upon a2. a1 upon a2 is equal to b1 upon, सब लिख लो एक जगह, बिल्कुल याद कर लेना. a1 upon a2 is equal to, ये मैं आपको 9th में भी करा रखी हूँ चिल्ड्रन, अगर आपको याद हो तो. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. और इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन, a1 upon a2 not equal to b1. और यहाँ पे हमारा जो समझने वाला पार्ट था बेटा, अंडरस्टैंडिंग पार्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और हर कुछ मैंने इसमें डिफाइन कर दिया है ना.
हर बच्चे को समझ में आ गया है? नाउ वी हैव कम टू एक्सरसाइज 4.1. ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी बेटा, आज तो आप मेरे साथ कॉपी में बना लो. अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन 4.1 में भी स्टार्टिंग की क्वेश्चन में ग्राफ की जरूरत नहीं है, बट आपको सेकंड क्वेश्चन से ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो आप ग्राफ पे बनाना. अभी तो आप मेरे साथ कॉपी पे कर लो, लेकिन आप इसको ग्राफ कॉपी पे सॉल्व करना. रब कर दूं बच्चों, हो गया है ये आपका? ओके चिल्ड्रन, सबने कर लिया ना? कनिका, किशन, गौरी, कनिष्का. ओके. बहुत इजी है बेटा, ऑलरेडी 9th का किया हुआ है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? और लास्ट में मैं इनइक्वालिटीज भी करा दूंगी बच्चों आपको, ठीक है ना? टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक बार में कोर्स खत्म करा के फिर इनइक्वालिटीज भी करा दूंगी. 11th में आएगा आपको इनइक्वालिटीज. फर्स्ट क्वेश्चन, while comparing a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find whether the following pair of linear equation is consistent or inconsistent. जस्ट अभी समझाई हूँ चिल्ड्रन, एक में मैं लिखने का तरीका बता देती हूँ, बाकी आप खुद करना, है ना? देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट का फर्स्ट ले रही हूँ. दिस इज 2x minus 3y equal to 8 and second one 4x minus 6y is equal to 9. ठीक है ना बेटा? अब आप ना हमेशा क्या है, या तो इसको एक तरफ कर लो, या आप ध्यान रखना कि हमारा लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है, these equations किससे कंपेयर करेंगे चिल्ड्रन? जो मैं लिखी थी a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x, बस एक में लिखना सिखा रही हूँ बच्चों, c2 is equal to 0, a1 is equal to 2, a2 is equal to 4. देखो ये हमेशा प्लस होता है, तो इसका मतलब है v1 minus 3 और v2 minus 6. और चूंकि बच्चों c1 उस तरफ चला गया है, तो c1 भी है -8 और c2 भी जो है वो है -9. इसका फॉर्मेट होगा 2x minus 3y minus 8 is equal to 0, और इसका फॉर्मेट होगा 4x minus 6y minus 9 is equal to 0. अब मुझे बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ना? तो सबसे पहले हम निकालें a1 upon a2. This is 2 upon 4 and this is half. फिर हम निकालें b1 upon b2. This is -3 upon -6. So this is also half. अब ये इक्वल आ गया बच्चों, तो मुझे c1 upon c2 भी निकालना होगा. c1 upon c2 and this is equal to -8 upon -9 and this is equal to 8 upon 9. ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हमें क्या मिला? आपका विजिबल है, थोड़ा सा मैं और नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So मैं पहले ही बता रखी हूँ, आपको याद करना है. So there are no solution. ठीक है ना? So there are no solution, और no solution है तो therefore given जो भी कह रहा है given pair of linear equation is inconsistent. Answer. ठीक है?
बहुत इजी, बहुत इजी है चिल्ड्रन, है ना। कर लिया बच्चों। अब आप लोग बताओ, 6 क्वेश्चन है इसमें, और कौन सा बता दूं इसमें से। टेल मी। 1 to 6, 1 to 4 ही है बेटा, 1 से लेके 4 तक है, कौन सा बता दूं इसमें और कोई। कर लोगे सारे बच्चे, कर लोगे, कोई बताना है इसमें, या मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करूं। ठीक है ना बेटा, सब में इसी तरह से A1 A2 B1 B2 C1 C2। सॉरी ने किया रिस्पॉन्स बेटा, आप लोग कोई रिस्पॉन्स और भी कर लो। ओके, सब कर लेंगे, हर्षित सोनू निहारिका, आप सारे कर लेंगे ना। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। इस सब में यही सेम टू सेम है बच्चों, है ना। अब ना मुझे सॉल्व करना है बेटा लीनियर इक्वेशन को। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। मुझे ग्राफ की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है चिल्ड्रन, और ग्राफ ही की हेल्प से मुझे उसका नेचर बताना है, राइट नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वही होता है बेटा कि यूनिक सॉल्यूशन है क्या है, मतलब वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना, मुझे ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ग्राफ के लिए फिर से एक बार रिकॉल कराती हूँ। सबसे पहले ग्राफ सॉल्व करने के लिए चिल्ड्रन हमें हर इक्वेशन का बॉक्स बनाना होगा। बॉक्स बनाने के बाद ग्राफ पे स्केल लेना होगा। स्केल लेने के बाद पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एंड व्हेन वी हैव ड्रॉ द ग्राफ देन वी हैव watch what is the nature of two linear equations या two lines, whether they are intersecting or parallel or coincides with each other, and according to them we have decided the nature of the solution. Okay, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक पहले फर्स्ट ही बता रही हूँ चिल्ड्रन, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम। x plus y equal to 3 and second one is 3x minus 2y is equal to 4. ओके, तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे ना बच्चों, मैं इसका नेचर पहले नहीं निकाल रही, हम ग्राफ की हेल्प से भी इसका नेचर बता सकते हैं, है ना। तो पहले मैं इसको ग्राफिकली ही सॉल्व करूंगी। सबसे पहले लूंगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू, किसी को भी ले सकते हैं बच्चों, 3 माइनस वाई। ठीक है ना। फर्स्ट ये कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ पर, फॉर लिख देते हैं, फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 1 ये लिख लेती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन में 1, y की वैल्यू लेती हूँ बच्चों 0, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 0 एंड दिस इज 3। फिर मैं b लेती हूँ y इज इक्वल टू, एटलीस्ट कम से कम 3 वैल्यू ले लेते हैं बच्चों y, और एक बार x0, एक बार y0 लेने की कोशिश करेंगे और एक बार x0। एक वैल्यू y की मैं 1 ले लेती हूँ, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दिस इज 2, और एक वैल्यू में y की 3 ले लेती हूँ, तो इन दिस केस x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। और इसका ना नाम ही कर लो चिल्ड्रन, एक दो बार कर देना, ऐसे बड़ा अटपटा सा हो जाएगा फॉर इक्वेशन 1। ठीक है ना। अब इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लेते हैं एक्स वाई। जब x3 है तो y0, जब x2 है, लिखने में हमेशा ध्यान रखना, तो y1, ये इधर तुम y से भी निकाल सकते थे, और जब x0 है तो y3। ये तो फर्स्ट इक्वेशन का टेबल हो गया। अब सेकंड का टेबल बनाते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड,
क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। माइनस को हमेशा अवॉइड किया करना। 4 प्लस 2y therefore x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 3। ठीक है ना। अब कोशिश करना कि जहां तक हो सके हम डेसिमल ना लें। कोशिश ये करना बच्चों कि जहां तक हो सके हम डेसिमल ना लें, है ना। तो सबसे पहले y ले लेते हैं 1, y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3 एंड दिस इज 6 अपॉन 3 एंड दिस इज। फिर b, अब मैं देख क्या लूं मैं 2 के 0 तो लूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 लेती हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से भी कुछ नहीं पड़ेगा। अब मैं 4 ले लेती हूँ, y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। तो y मैं 4 लेती हूँ तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 3। डेसिमल को अवॉइड करने के लिए कर रही हूँ चिल्ड्रन, फिर क्लियर कर देती हूँ। 12 अपॉन 3 एंड दिस इज 4। और एक वैल्यू बच्चों 0 की ही ले लेती हूँ। ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0, x 0 ले रही हूँ तो 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 3। दिख रहा है ना आपको। therefore 4 plus 2y is equal to 0, therefore 2y is equal to minus 4, therefore y is equal to minus 2। ठीक है, कर लेना कैलकुलेशन। इसकी टेबल मैं यहाँ बना रही हूँ चिल्ड्रन, ताकि मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मुझे दोनों दिखे। ये पहले का टेबल है और ये दूसरे का। पहले टेबल में y1 है तो x2, y1 है तो x2। दूसरे में y4 है, दोनों सेम है बेटा, 4 4। चेक कर लो आंसर करेक्ट है ना, 4 4। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो 4 3 जा 12 और माइनस 4 2 जा 8 करेक्ट है ना। हम इसे देख भी सकते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो। और तीसरे में x को हमने 0 ले लिया है तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू -2। ठीक है, हमारी दोनों टेबल बन गई। ओके चिल्ड्रन, सबको दिख रहा है ना। अब मैं, आप लोग कर लिए यहाँ तक, अब मैं इसका ना ग्राफ ड्रॉ करने वाली हूँ। अगर हो जाए तो डन लिख देना बच्चों, फिर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगी। ठीक है चिल्ड्रन, अब ना हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपको आता है ऑलरेडी पहले से, ये मैं टेबल बचा के रखती हूँ बच्चों, तभी मैं ग्राफ ड्रॉ कर पाऊंगी। अब देखो दोनों का मैक्सिमम और वो मिनिमम देख लो, तो देखो मैक्सिमम 4 है चिल्ड्रन एक्स की वैल्यू। जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने हैं हमें। एक्स ओरिजिन, एक्स डैश, y एंड दिस इज y डैश। विजिबल है आपका। अभी मैं बोर्ड फिर ऊपर कर दूंगी एक बार करने के बाद। 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू माइनस में तो है ही नहीं, फिर भी एक रख लेते हैं, -1 -2। y भी मैक्सिमम 4 तक गया है, 1 2 3 4 और -1 -2। अब एक बार बोर्ड को आपके ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए, है ना। ठीक है, टेबल तो आपकी कॉपी में है ही है, बोर्ड विजिबल हो रहा है। अब पहले फर्स्ट लाइन बनाते हैं बच्चों, और स्केल जो मैं ली हूँ दोनों पे 1 1 यूनिट ली हूँ। एक्स एक्सिस पर ली हूँ 1 यूनिट इज इक्वल टू
1 स्क्वायर, लार्ज स्क्वायर लिख लेना, 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और सेम वाई एक्सिस पर भी है, वाई एक्सिस पर भी मैंने 1 लार्ज स्क्वायर जो होता है उसको 1 यूनिट ली हूँ। ठीक है, अब पहली वाली लाइन ड्रॉ करते हैं चिल्ड्रन। x3 तो y0, दिस इज आवर पॉइंट। सेकेंड वन x2 तो y1, 2 and 1, एंड थर्ड वन x0 तो y3। ये थोड़ा ऊपर जाएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ध्यान रखना चिल्ड्रन। आप ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा आपका। और ये रहा हमारा इस तरह से, ये तीनों पॉइंट इसी पर से आएंगे बच्चों, यहाँ पे आएगा ये। ठीक है ना, ये यहाँ पे मैंने पास पास ले लिया है ना, इसलिए डिफिकल्टी आ रही है। अब देखो दूसरे वाले को ड्रॉ करते हैं, है ना, दूसरे को ड्रॉ करते हैं। अच्छा ये रुको, इसको थोड़ा सा सही कर देती हूँ, अजीब सा फिर दिक्कत आएगी। वन टू थ्री और 2 पे 1 और 3 पे 0। बिल्कुल स्ट्रेट आ गई ना बच्चों, देखो हो गया। अब जो है सेकेंड वाली लाइन की, और जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे ना बच्चों उस पे इसका लिखेंगे। ये इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। चाहो तो पॉइंट को यहाँ पे लिखो, जैसे ये पॉइंट 30 है, ये पॉइंट 21 है, और ये पॉइंट जो है वो 03 है। पहले एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। अब सेकेंड वाले का 2 पे 1, ये कॉमन आ गया ना, ठीक है, और 4 पे 4, ये रहा 4 और ये रहा 4, यहाँ आ गया पॉइंट हमारा 4 4। और तीसरा है 0 पे -2, 0 पे y -2, ये रहा, इनको भी मिला दें, ये है हमारा 0 और -2। और इस लाइन का नाम है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ हो गया हमारा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मैं इसको रब कर रही हूँ चिल्ड्रन, ये तो आपने ऑलरेडी कॉपी में बना रखा है। लिखेंगे लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हैज have unique thus consistent, है ना सॉल्यूशन। अब मुझे यहाँ पे बेटा a1/a2 से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हमने ग्राफ की हेल्प से ही इसको फाइंड कर लिया। अगर आपको बिना ग्राफ की हेल्प के फाइंड करने कहता चिल्ड्रन, तो आप निकाल सकते थे। देखो जैसे a1/a2 इज इक्वल टू कितना है हमारा 1/3, और b1/b2 जो है वो है हमारा 1/-2। तो a1/a2 is not equal to b1/b2. So nature of solution is unique. But here we have find the nature of the linear equation with the help of graph. Both lines लिख लेना है यहाँ पर, both line intersecting at point 21. So linear equation have unique solution. ठीक है ना, both points have intersecting each other. क्या लिखोगे, both lines have intersecting each other at point 21. So linear equation have unique solution, thus linear pair is consistent. आ गया सब बच्चों को समझ में, या वापस रिपीट करनी है बच्चों, बताओ आप। यहाँ पर याद है ना हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे, बाई
plotting the points, both lines intersect each other, यहाँ लिख रही हूँ at 2, 1. So linear equation have unique solution, thus linear pair is consistent. ठीक है चिल्ड्रन, हो गया ना, सबको आ गया समझ में? ओके चिल्ड्रन, कर लिया सबने? लीव करूं मैं अब? कर लिया आप सबने बेटा? ओके बेटा. Okay children, bye bye.